नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग जो है आज जो है जो हम लोग वीडियो देख रहे थे, जो करंट का डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस कर रहे थे, वो इस आजकल मैं थोड़ा सा वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस कर पा रहा हूँ समय अभाव के कारण। ठीक है। और जिन मित्रों ने सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग 10 तारीख से लेकर 17 जनवरी तक का जो वीक था उसकी पूरी खबरों को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। 11 क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसका एनालिसिस भी कर लिया था, उस पर संभावित जो भी क्वेश्चन था उसको भी डिस्कस कर लिया था। आज 12वां क्वेश्चन है और 12 से लेकर बाकी और जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले में, यहाँ चूक नहीं है चूक है, चूक के मामले में किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अप अ पैनल ऑफ मेंबर्स, 5 मेंबर होना चाहिए, 5 मेंबर्स हेडेड बाय हुम टू इंक्वायर पीएम सिक्योरिटी ब्रीच इन पंजाब। आपको पता होगा कि पंजाब में पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी की रैली थी और वहाँ पर सिक्योरिटी का कुछ इशू हो जाने की वजह से उन्होंने अपनी रैली बिना स्टार्ट किए वापस चले आए। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से राजनीति हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ थोड़ा सा चूक हुआ है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी देखना होगा कि इसका राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि चुनाव का मौसम है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जी ने एयरपोर्ट पर जो स्टेटमेंट दिया कि अपने मुख्यमंत्री को बोलना मैं जिंदा बचा, ये थोड़ा सा लगता है कि राजनीतिकरण कुछ ज़्यादा हो गया इसमें। निश्चित तौर पर यहाँ पे पंजाब सरकार की चूक है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का वक्तव्य भी देना सही नहीं था। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाए। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, इसमें किसी ने पीआईएल दाखिल किया है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जांच करने के लिए एक जज की, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पैनल बनाया गया। तो उसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इन्होंने बहुत सारे और भी निर्णय दिए हैं इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो ये चर्चा में है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में ये इंक्वायरी पैनल का जो है गठन किया गया। सी अपॉइंट्स 5 मेंबर पैनल हेडेड बाय एक्स जज इंदु मल्होत्रा टू प्रोब पीएम सिक्योरिटी ब्रीच। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वीमेंस नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप किसके जीवन की कहानी है? एक महिला है जिन्होंने भारत की तरफ से भारत में बहुत ही बेहतरीन काम किया है एक क्षेत्र में। उन्हीं की पूरी लाइफ है, उनकी बायोग्राफी है। किसकी है ये? अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य कौन है? ये भारत की जो सबसे बड़ी बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी ये एमडी रह चुके हैं। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, चीफ रह चुके हैं, एसबीआई चीफ रह चुके हैं फॉर्मर। और ये जो है इतने महत्वपूर्ण पद पर रहे, इनकी पूरी जीवनचर्या के बारे में बात की गई है। देखिए, ये हैं इंडोमिटेबल, ये इन्हीं के ऊपर एक बुक लिखी गई है, तो एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का कि हाल ही में डीआरडीओ मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, ओह सॉरी, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। काम क्या करती है? भारत में रक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करती है। वट एवर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स आर देयर, इट हेल्प्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो सर्व फॉर द नेशन। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि रक्षा जरूरतों के लिए बनाया गया एक सरकारी संस्था है। ठीक है, इसने अभी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज कितनी है आपको बताना है। व्हाट इज द रेंज ऑफ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बाय डीआरडीओ। ये किस तरह का मिसाइल होता है इसको भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको रेंज बताना है। तो रेंज कितनी है इसकी? 2.5 किलोमीटर तक की रेंज है। 2.5 किलोमीटर तक की रेंज। अब प्रश्न उठता है इतने छोटे रेंज को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत? देखिए, क्या होता है जब हम टैक्टिकल ग्राउंड पे होते हैं, टैक्टिकल मतलब जब युद्ध चल रहा होता है, तो उस समय हमें बहुत सारे ऐसे टैंक होते हैं जो बहुत ही नज़दीक हमारे पास होते हैं, उनको गिराने के लिए हमारे पास मिसाइल होने चाहिए। तो हमारे पास दूर को मार करने वाले मिसाइल्स हैं जो 500 मीटर दूर जो है, आधा किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा जो है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक के टैंक को गिरा सकता है, मार गिरा सकता है। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस का हमारे पास मिसाइल नहीं है। तो इसको कवर करने के लिए जो है डीआरडीओ ने ये फैसला किया था कि मैन पोर्टेबल मतलब होता है कि हाथों हाथ इसको पोर्टेबल किया जा सकता है। समझ में आया? पोर्टेबल मतलब ले जाया जा सकता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हाथों से इसको उड़ाया जा सकता है और ये 2.5 किलोमीटर तक का इसकी मारक क्षमता
होता है, देख रहे हैं इसका जो रेंज है, फायर रेंज है वो 2.5 किलोमीटर तक का, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी डीआरडीओ के बारे में हमने बता दिया है, एक बार फिर बता देते हैं इसका गठन कब हुआ था, 1958 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। एक और चीज़ आपको बताना है, इसके चीफ कौन है, प्रेजेंट चीफ कौन है, कमेंट करिएगा प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करिएगा। अगर आप सर्च करेंगे, कमेंट करेंगे, ये आप ही को याद होगा, तो इसके चीफ कौन है प्रेजेंट आपको बताना है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया गया है। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रह्मोस मिसाइल टू विच कंट्री। ब्रह्मोस आपको पता होना चाहिए, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है बच्चा, ये सुपरसोनिक मिसाइल। अब प्रश्न उठता है कि सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। ऐसे मिसाइल जो ध्वनि की रफ्तार से भी तेज चलती हो। द मिसाइल विच फायर्स मोर देन स्पीड ऑफ साउंड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक मिसाइल। मतलब समझ में रहे, ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना होती हैं लगभग, मतलब समझ में आ रहा है। हाँ, तो उनको जो है सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, यानी कि काफ़ी तेज़ रफ्तार से होती है। दूसरी बात, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब क्या होता है, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। ये क्रूज मिसाइल का मतलब होता है आप एक बार निशाना लगा के छोड़ दीजिए और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो आपका है, जो टारगेट है, इस बीच अपना रास्ता अगर बदलता है तो ये भी अब मिसाइल अपना रास्ता बदल देगी, यानी कि अपने टारगेट को फॉलो करके मारती है, ठीक है। ये गाइडेड मिसाइल की तरह नहीं होती है कि आपको गाइड करना होता बार बार, नहीं, रिमोट से गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार दागो और भूल जाओ। तो ब्रह्मोस इस तरह की खतरनाक मिसाइल है जो कि भारत ने रूस के सहयोग के साथ बनाया है। किसके साथ, रूस के साथ सहयोग करके। तो रूस और इंडिया यानी रशिया और इंडिया ने मिलकर इसे डेवलप किया है, इसलिए रशिया और इंडिया के सहयोग को कोमोमोरेट करते हुए उसको पहचान देने के लिए इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की, ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मस्कवा नदी, ठीक है, मस्कवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों को मिला के ये ब्रह्मोस मिसाइल कहलाती है। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के साथ सहयोग करके बनाया गया, तो रशिया के साथ सहयोग करके बनाया गया। और इसकी मारक क्षमता कितनी होती है, 350 किलोमीटर तक। समझ रहे हो ना, 350 किलोमीटर, यानी कि किसके लिए बनाया गया है, ये पाकिस्तान के लिए बनाया गया, क्लियर है। तो बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। अब इसको फिलीपींस ने भारत से आयात करने का फैसला किया है, इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। तो भारत ने पहली बार फिलीपींस को इसको एक्सपोर्ट किया है। ये पूरी कहानी थी, न्यूज़ में है, आप देख लीजिएगा, पूरी की पूरी कहानी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। इन अ फर्स्ट इंडिया टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल्स टू द फिलीपींस अंडर, इतना इतना डील हुआ है, ये डील इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ना याद करिएगा, बस किस देश को दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, ठीक। बाकी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता दिया। आई फिलीपींस के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारा इंडिया है, हालांकि इसमें पाकिस्तान का जो थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा दिखाया गया, मैं उसे सपोर्ट नहीं करता हूँ। फिलहाल मेरे पास ये बेहतर मैप था, इसलिए मैं इसको आपको लेकर आया हूँ। देखिए ये क्या है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर फिलीपींस बनाया गया है, ठीक है। इसको एक्चुअल में द फिलीपींस बोलते हैं, द मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, दैट्स वाई द लग जाता है। जहाँ कर भी यूनियन होता है किसी भी चीज़ का तो उसको द बोलते हैं, ठीक है। तो फिलीपींस बहुत सारे आइलैंड का जो है समूह है और इसको फिलीपींस बोलते हैं। इसकी राजधानी क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा, कैपिटल। तो भैया कैपिटल इसकी है मनीला। क्या है, मनीला, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मनीला एक और चीज़ के लिए फेमस है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक, जिसका गठन 1966 में हुआ था, उसका हेडक्वार्टर भी है मनीला में। एग्जाम में ये भी प्रश्न बन जाता है कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस की राजधानी। और ये कब सेटअप हुआ था, 1966 में, ठीक है, मनीला नहीं, वो बैंक, ठीक। दूसरी बात, फिलीपींस जो है ये क्या कहते हैं कि यहाँ से ज्योग्राफी का एक प्रश्न बनता है, यहाँ पे छोटे छोटे जो आइलैंड के किनारे जो है, दुनिया की सबसे गहरी गर्त है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट आपसे अगर पूछ लिया जाए, पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट क्या है, उसका नाम है चैलेंजर। क्या नाम है, चैलेंजर। एक और नाम इसका है चैलेंजर, या इसे मेरियाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरियाना, ठीक है, मेरियाना या चैलेंजर, ठीक है। ये गर्त है, गर्त बोले तो इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेंच, ठीक है। तो मेरियाना चैलेंजर जो ट्रेंच है, ये फिलीपींस के पास है, दुनिया की सबसे गहरी खाई है। इसकी गहराई लगभग समुद्र तल से 11,024 मीटर है। समझ में आ रहा है, 11,024 मीटर का मतलब समझ रहे हो। अरे यहाँ पे 1 लाख हो गया क्या, सॉरी, 11,024 मीटर है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर नीचे गहराई पर है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, कल मैंने आपको आईएमएफ के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा उसमें फैक्ट गलती हो गई थी, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। क्या है, वाशिंगटन डीसी, मैंने गलती से न्यूयॉर्क बोल दिया था, अपडेट कर लीजिएगा प्लीज़ उसे, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं, आज के 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ
पासेक्स नौसैनिक अभ्यास संपन्न किया है। पासेक्स नेवल एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया विद विच कंट्री। ध्यान दीजिए, कोई कोड नहीं है। पासेक्स एक प्रकार का सैन्य अभ्यास होता है जिसमें क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की रणनीति के साथ ये सैन्य अभ्यास किया जाता है। वो आपको डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझिए कोड नहीं है, एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है। भारत ने फरवरी में इसे इंडोनेशिया के साथ किया था, अभी ये इसने रशिया के साथ किया है। किसके साथ किया है? रशिया के साथ। इसका सही आंसर होगा बी, रशिया। ठीक है। इंडियन रशियन नेवीज कैरी आउट ज्वाइंट एक्सरसाइज इन अरेबियन सी। अच्छा, ये भी कहाँ, ये भी पूछ लिया जाएगा कहाँ पे किया है। तो ये कोचीन के पास किया है। कोचीन जो कि केरल का एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, वो कोचीन बंदरगाह जहाँ पे भारत में पहली बार जो है पुर्तगाली आया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। आपसे पूछ लिया जाता है कौन से बंदरगाह पे आया था, तो कोचीन बंदरगाह पर आया था। इस कब आया था? 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था वास्को डी गामा जो है कोचीन में। क्लियर है। और उसी जगह पे अरेबियन सी में यानी अरब सागर में इंडिया और रशिया ने पासिक्स नामक सैन्य अभ्यास किया है, एक दूसरे की जो है सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? ये आप पढ़ लीजिएगा। आइए रशिया के बारे में बात कर लें। रशिया जो कि आपको दिख रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट कंट्री है भैया, एज पर एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लार्जेस्ट कंट्री है। इसका जो है पूर्वी हिस्सा जो है आपका, पश्चिमी हिस्सा ये यूरोप में है, और इधर वाला हिस्सा ये एशिया में। जो हिस्सा रशिया के एशिया में उसे साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबेरिया। बहुत ठंडा प्रांत है, बहुत ही ठंडा जो है जगह है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है ये साइबेरिया। यहाँ पर साइबेरिया में एक जगह है जिसका नाम है वर्खोयांस्क। या क्या नाम है? वर्खोयांस्क। क्यों एग्जाम में पूछा जा सकता है? क्योंकि वर्खोयांस्क दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है। ये दुनिया का सबसे ठंडा पॉइंट है वर्खोयांस्क। एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ है ये? साइबेरिया में है, रशिया में। ठीक है, तो ये रशिया के बारे में थोड़े से जोग्राफिकल और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। रशिया की बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है आपको पता है? रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को, वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। काफ़ी दिनों से ये पुतिन साहब हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं। दूसरी बात आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी करेंसी। करेंसी की तरीके क्या है? रूबल है। रूबल, रूबल यहाँ की करेंसी है। तो करेंसी हो गए रूबल, राजधानी होगी मॉस्को, और प्रेसिडेंट हो गए व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि यहाँ पे रशिया और रशिया का जो यूरोपीय भाग है और एशिया दोनों को अलग करने के लिए एक पर्वत है जिसका नाम है जो है क्या कहते हैं कि यूराल। क्या है? यूराल। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है यूराल पर्वत कहाँ है, तो रशिया में है। ये क्या करती है? रशिया में एशिया और यूरोप को अलग करती है। और यहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम है वोल्गा, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ वोल्गा है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपको जूम करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा बीच में, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है, एक मिनट, फिर हैंग हो रहा है। ये आपको एक झील दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये है बैकाल झील। क्या है? बैकाल लेक। एग्जाम में पूछ लिया जाता है बैकाल लेक कहाँ है, तो रशिया में है। ये दुनिया का सबसे गहरा झील है, डीपेस्ट लेक है। समझ में आएगा? गहरा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो देखिए ये प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आइए कारण देखते हैं। ठीक है, ठीक है, कारण देखते हैं कि 10 जनवरी 1975 को पहली बार जो है देखिए फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नागपुर। जी है, ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था नागपुर में 10 जनवरी 1975 में। ठीक है, इसीलिए इसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? हालांकि इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने 2006 में इसको जो है पेशकश की थी। और तब से प्रत्येक 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे। 9 तारीख को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी को बाहर जो है प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए। 18वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। भारत के महान जो है धार्मिक सुधारक, हम सब के आइडल। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली धर्म के बारे में। स्पेशली आज स्वामी विवेकानंद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से धार्मिक कट्टरतावाद या रूढ़िवाद बढ़ रहा है, तो स्वामी विवेकानंद जैसे चरित्र की आवश्यकता है जो सही धर्म का मतलब बता सके। हालांकि लोगों को पसंद नहीं आएगा वो सब चीज़ें, क्योंकि राम राज्य स्थापित हो रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस
2022 12 जनवरी को मनाया जाता है। देखो, ये 12 जनवरी का प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, ठीक है। और उनको पता है, आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को प्रेरित करते थे। उनका एक प्रसिद्ध स्लोगन है, आप लोग पढ़ते हो कि उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहिए जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक रुको मत, मतलब जब तक ये लक्ष्य पूरा ना हो जाए। राइज एंड अवेक अंटिल द गोल इज रीच्ड, ऐसे कुछ था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करते थे। इनका जन्म हुआ था 1863 में 12 जनवरी को, ठीक है। इनका पहला नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। ये बंगाल में पैदा हुए थे। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण के नाम पर ही इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, जो कि उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए था। यहाँ पे नहीं लिखा है, नोट कर लीजिएगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। इसके अलावा जो असली चीज़ के लिए जिसके लिए फेमस है, वो 1893 में इन्होंने अमेरिका के शहर शिकागो में विश्व धर्म संसद, वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और वहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोलकर इन्होंने पूरी महफिल लूट ली थी और पूरी दुनिया में भारतीयता और हिंदू धर्म का असली मतलब समझाया था, ठीक है। तो इसलिए ये फेमस है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन आज का, कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? देखिए, ये 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये देखते हैं। कि देखिए क्या होता है, पहले भारत आज़ाद नहीं था। जब भारत में ब्रिटिश सत्ता हुआ करती थी, जो सेना होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुक्म से चलती थी। उसके बाद क्या हुआ, KM करियप्पा जी जो थे, जो जनरल थे, उनके दौरान जो है 1949 में ब्रिटिश जो सेना थी वो कन्वर्ट हो गई इंडियन सेना में, इंडियन आर्मी में, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। तो इसी दिन टेक ओवर हुआ था, मतलब समझ में आ रहा है। इसी दिन ये भारतीय सेना में कन्वर्ट हो गई थी, इसलिए इसे इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। समझ में आ रहा है। कब? 1949, 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश जो रॉयल आर्मी थी, उसको ब्रिटिश आर्मी थी वो, मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी वो पूरी तरह से कंप्लीट इंडियन आर्मी हो गई थी। इसीलिए यही पूछा जाता। तो आपसे पूछा जाता पहला भारत का फील्ड मार्शल कौन था? तो KM मरियप्पा कौन था? पहले जो है कमांडर इन चीफ बने, तो सॉरी, फील्ड मार्शल तो जनरल मानेकशॉ थे। हाँ, कमांडर इन चीफ जो है KM करियप्पा थे। जो है सेना के अध्यक्ष, प्रथम सेना अध्यक्ष, पूछ लिया जाएगा। 20वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस के आधार पर वैश्विक सूची में टॉप पर है? यहाँ भारत के हिसाब से टॉप पर है, वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पर तो 8वें स्थान पर है, ठीक है। हाँ, विच इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज टॉप्ड इन इंडिया इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑन टाइम परफॉर्मेंस? ऑन टाइम परफॉर्मेंस मतलब वहाँ पे फ्लाइट वगैरह का जो टाइमिंग रहता है एकदम परफेक्ट रहता है। इस आधार पर कुछ एयरपोर्ट का लिस्ट बनाएगा, उसमें जो है चेन्नई एयरपोर्ट जो है वो 8वें स्थान पर है, विश्व में 8वें स्थान पर है, और भारत में नंबर 1 है। मुंबई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट का जो नाम है वो अलग अलग है। जैसे मुंबई एयरपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? छत्रपति शिवाजी के नाम पर है। ये हैदराबाद एयरपोर्ट राजीव गांधी जी के नाम पर है। बेंगलोर एयरपोर्ट जो है कैंपा गौड़ा के नाम पर है। चेन्नई एयरपोर्ट किसी और के नाम पे नहीं है, सिर्फ चेन्नई चेन्नई है, ठीक है। ये देखिए लिस्ट है। पहले पे कौन सा है? मियामी एयरपोर्ट, जो कि फ्लोरिडा स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स में है। सेकंड कौन सा है? फुकुवा, नहीं फुकुकोआ, क्या है ये पढ़ लीजिएगा। फुकुका एयरपोर्ट ये जापान में है। थर्ड पे कौन है? हेनेडा एयरपोर्ट जापान, ठीक है। तो जापान के 2 एयरपोर्ट और एक US का एयरपोर्ट ये टॉप पर है। बाकी भारत की तरफ से चेन्नई एयरपोर्ट ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। 21वां 22वां दोनों जुड़े हुए क्वेश्चन और रिपीटेडली एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट रैंकिंग, हैनले एक संस्था है जो कि पासपोर्ट की मजबूती के आधार पर, मजबूती मतलब उठा को तोड़ो टूट जाए ऐसा कुछ नहीं है, बताऊंगा उसका कारण, उसकी रैंकिंग कैसे की जाती है। हैनले पासपोर्ट रैंकिंग 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच कंट्री हैज टॉप्ड इन हैनले पासपोर्ट रैंकिंग? यहाँ ट्रैकिंग नहीं है, रैंकिंग है, ठीक है। रैंकिंग 2022, तो जापान पिछले कई सालों से जापान ही टॉप कर रहा है, ठीक है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग इस साल है 83, पिछले साल कितनी थी? 90 थी। अब प्रश्न उठता है ये है क्या? देखिए, पासपोर्ट रैंकिंग के लिए एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, जिसका नाम है हेनले, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक। ये कैसे जारी किया जाता है? जैसे कोई देश है, मान लेते हैं आपका अपना प्यारा भारत महान है इंडिया, ठीक है। इंडिया जो देश है, ठीक है। तो इंडिया देश का जो पासपोर्ट है, ऐसे कितने देश हैं जहाँ पे आपको पास वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है? वीज़ा पहले से आपको अप्लाई कर, मैंने सॉरी, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भारतीय पासपोर्ट को लेकर कहाँ कहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब किस कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारतीय पासपोर्ट को बिना वीज़ा के एंट्री दे देते हैं। तो उसी आधार पर पासपोर्ट की ताकत
का अंदाजा होता है। जैसे जापान, ज़्यादातर देश में जापान को लेकर जाओ तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यही देखिए यहाँ पर लिखा होगा वीकेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, पाकिस्तान होबे करेगा, अफगानिस्तान है, तो सबसे पावरफुल कौन सा है, जापान और सिंगापुर का है, ठीक है। हाँ क्लियर हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ और भारत की रैंकिंग आपको कितनी है, 83, ठीक है। क्लियर है, हालांकि पिछले साल से इम्प्रूव हुई है रैंकिंग, ठीक है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। कल 11 क्वेश्चन थे, आज 10 क्वेश्चन, 10 क्या हो गए, 11 11 22 क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट था। कल का जो पीडीएफ था मैंने अपलोड नहीं किया था, वादा किया था कि आज अपलोड कर दूंगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, कल के जो क्वेश्चन थे उनको मिलाकर पूरा का पूरा कंप्लीट पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। कहीं पर वीडियो में कुछ सजेशन देना हो तो ज़रूर बताइएगा, कुछ क्वेश्चन करना हो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम में मिल जाऊँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।